गुड आफ्टरनून बच्चों। एक टॉपिक हमने शुरू करके रखा है, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसमें कि हमने रेगुलेटेड मार्केट पढ़ लिया था। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था लास्ट टू लास्ट क्लास में? एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, जहां पे हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर डेवलप तो हुआ हमारे भारत में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो इनसफिशिएंट है। ठीक है ना। फिर बच्चों हमने लास्ट वाली क्लास में कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में देखा था, जहां पे हमने अमूल की केस स्टडी डिस्कस की थी और मैंने आपको ये टेक्स्ट पढ़ाया था। कुछ दिक्कतें थी यहाँ पे कि सारे मेंबर्स क्या नहीं हो पाए, यहाँ पे सारे फार्मर्स कवर नहीं हो पाए। दूसरा, बहुत ज्यादा लिंकिंग नहीं थी किसके बीच में, मार्केटिंग और जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स होते हैं उनके बीच में। और यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, थोड़ा क्या था, वीक था, इनएफिशिएंट आप बोल सकते हो। ठीक है ना, बिकॉज फार्मर्स वगैरह यहाँ पे थे, है ना। हालांकि उसमें अगर ये देखो तो आप, इन्होंने ऐसा नहीं कि फार्मर्स का ही इन्वॉल्वमेंट था फाइनेंस को वो करने में, मैनेज करने में। वो वोट करते थे, कमेटी बनती है और कमेटी डिसीजंस लेती है। ठीक है ना। फिर बच्चों हमने एक डी हेडिंग चालू की थी कि जहां पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया, डिफरेंट पॉलिसी लेके आई गई। उसमें से हम पढ़ रहे थे बच्चों सबसे पहला एमएसपी। क्या पढ़ रहे थे? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये कितनी फसलों पे गवर्नमेंट लॉन्च करती है इस प्राइस को? 23 फसलों पे, मतलब 22+1 होता है ना। 22 बाकी फसल रहती है और एक कौन रहती है? शुगर केन की फसल रहती है। हालांकि उसपे उसका मतलब उसे अलग से ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उसका वो मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम है, नाम बस उसका क्या है, नाम होता है उसका एफआरपी। एमएसपी की जगह क्या होता है? एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ठीक है ना। तो ये चीज था। और बच्चों बस हम ये देख रहे थे यहाँ पे कि जो सीएसीपी होती है, यानी कि कौन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या करती है? ये रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को। और 23 फसलों पे जो वो आता है, एमएसपी आता है, वो उसका रेट क्या करती है? ये तय करती है कमेटी सीएसीपी। वहां पे जो हम बाइफर्केशन पढ़ रहे थे, 7 सीरियल्स थे उसमें, 5 पल्सेस थी, 7 ऑयल सीड थे और 4 कमर्शियल क्रॉप, है ना। जिसके बारे में बच्चों शायद कल तक तो मेरे को भी बहुत कम पता था, लेकिन आज मैं भी क्या करके आया हूँ, रिसर्च करके आया हूँ। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छे से क्या किया है, हेल्प की है उसको प्रैक्टिकली समझने में और समझाने में। चलो देखते हैं। थोड़ा मैंने उसमें क्या किया है, रिसर्च करके बच्चों, ये मैं नोट्स में करा दूंगा, अपडेट करा दूंगा। फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पे है आप उस पर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे जो 7 जो सीरियल्स, जो अनाज की जो क्रॉप है ना, वो कौन कौन है? पैडी, पैडी होती है बच्चों, कौन? पैडी बोलते हैं धान को। ठीक है ना, जिससे चावल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये देखो, ये पैडी होती है, इसके अंदर से क्या निकलते हैं? चावल निकलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों व्हीट, सारे बच्चे जानते ही है ना, गेहूं। फिर उसके बाद मेज, वो होती है मक्का। नेक्स्ट है बच्चों सोरगम, उसे बोलते हैं ज्वार। वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से वो अवेलेबल नहीं हो पाई। ठीक है ना, लेकिन बाकी बच्चों ने देखी होगी, है ना, ज्वार देखी होगी। नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। कल मेरे को किसी बच्चे ने पूछा था, ये जो ज्वार होती तो व्हाइट व्हाइट सी है, लेकिन हाँ आई थिंक जैन साहब ने पूछा था और हमने इसका नाम बोला था लोबिया। लोबिया नहीं होता। ठीक है ना, अगर मैंने ऐसा बोला था तो वो मैं वापस ऐसे, मतलब वो गलत था, मैं अभी से ही बता रहा हूं आपको, वो सोरगम को बोलते हैं ज्वार। ठीक है ना। तो लोबिया आई थिंक मैंने, लेकिन होती दोनों, वो भी व्हाइट व्हाइट होती लोबिया भी और वो भी, मेरे को नाम नहीं पता था, दैट्स व्हाई आज क्लैरिफाई किया मैंने। ठीक है ना, तो ज्वार। नेक्स्ट है बच्चों पर्ल मिलेट, वो होता है बाजरा। क्या होता है? ये बारीक बारीक सा। ठीक है ना, ये आप देखते होंगे आप, जो लोग, हाँ जो लोग बिल्कुल पंछियों से प्यार करते हैं तो उनको भी खिलाते हैं, डालते हैं अपनी छत पे डालते हैं, है ना। तो ये होता है बाजरा, पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बार्ले, बार्ले को क्या बोलते हैं भारत में? जौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जौ। ये होते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट होती है रागी। क्या होती है? रागी, है ना। ये बहुत बारीक बारीक सी होती है। क्या होती है? बारीक, मतलब ऐसी बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं होती है। एक तो राई तो अलग होती है, ये रागी अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट, ये तो बच्चे हो गए 7 सीरियल्स। कौन कौन आप बोल सकते हो? क्या? पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, हाँ पल मिलेट, बार्ले और फिंगर मिलेट जिसको रागी बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पल्सेस। 5 क्या है यहाँ पे? पल्सेस है।
अब देखो पल्सेस में थोड़ा लोचा है, लोचा इन द सेंस कि जैसे ग्राम है, ग्राम इन्होंने लिखा, तो ग्राम में क्या है कि कई सारी कैटेगरी आती है। फिलहाल मैंने इसमें लिखा है जो चने की दाल होती है, क्या होती है, चने की दाल होती है, वो ये वाली होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट होती है तूर, उसे बोलते हैं अरहर की दाल। ये देखो, अब देखोगे तो बच्चों जो चने की दाल होती है और जो अरहर की दाल होती है बहुत मतलब सिमिलरिटी सी होती है इनमें, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। हाँ, टेस्ट में बिल्कुल क्या रहता है बच्चों, फर्क रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास बच्चों मूंग, मूंग की दाल, आई थिंक यही होती है ना मूंग की दाल, हाँ जी ये मूंग की दाल होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उड़द की दाल, सबने देखी होगी, फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है उड़द की दाल, ये उड़द की दाल है, ये वाली नहीं नहीं, ये उड़द की दाल नहीं है, उड़द की दाल ये तो ये नहीं, हाँ वो बारीक ऐसी होती है, जैसी ये है ना ऐसी वाइट होती है, वो उड़द की दाल होती है, सारे बच्चों ने देखी होगी, ठीक है ना। तो ये वो हो गई बच्चों। नेक्स्ट है लेंटिल, तो इसमें बच्चों ये वैसे तो जो इसकी कैटेगरी होती है वो उसको बोलते ही क्या है, जो दाल होती है उनकी मतलब वो प्रॉपर कैटेगरी ही लेंटिल होती है, लेकिन उसमें कुछ दाल कवर होती है, जैसे कि एक मसूर की दाल होती है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये कौन सी काली दाल, आई थिंक ये भी कवर रहती है उसमें। आपने देखी मसूर की दाल वो होती है येलो नहीं होती, वो ऑरेंज टाइप से, ऑरेंज और पिंकिश कलर की कुछ होती है ना, बारीक बारीक सी, आपने देखा होगा, ठीक है ना। बहुत कॉमनली से बोलते हैं अपन लोग इधर इंडिया में, ऐसा बोलते हैं, उधर हमारे एरिया में खासकर बोलते हैं मसरी की दाल, वैसे तो मसूर की दाल होती है वो, लेकिन ऐसे बोलते हैं मसरी की दाल बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट है बच्चों एक चीज और आपको अभी नेक्स्ट है, साथ हमारे क्या है, ऑयल सीड्स है। वो ऑयल सीड्स में कौन कौन है, एक तो ग्राउंड नट, मूंगफली, वो सब बच्चों को पता ही होगा। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट है रेप सीड मस्टर्ड, कौन है, रेप सीड मस्टर्ड, उसे बोलते हैं सरसों। बच्चों सरसों भी दो टाइप की होती है, एक काली सरसों होती है और एक पीली सरसों होती है, तो ये पीली सरसों है, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या है ना, इसे ऐसे से राई मत सोचना ना रागी सोचना, रागी थोड़ी मोटी होती है, राई इसके जैसी होती है ना, लेकिन जो काले वाली सरसों होती है उसके जैसी होती है, लेकिन होती अलग चीज है, बल्कि इनफैक्ट उससे भी बारीक होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ये सोयाबीन, क्या है, ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेसमम, वो होते तिल होते हैं, किसी कारण से वो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों सनफ्लावर, वो ये चीज है, ठीक है ना, बिल्कुल। इन सब से क्या बनते हैं, ऑयल निकलते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसे हम, बिल्कुल। नेक्स्ट है साफलार, वो बच्चों होता है कुसुम का, वो होता है कुसुम, आपने एक सुना होगा उसका ऐसे हिंदी में, कुसुम का फूल, ठीक है ना, उसे बोलते हैं साफलार। तो वो चीज है, वो हमारे पास नहीं है फिलहाल, है ना। आई थिंक येलो येलो करके होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पक्का नहीं पता। नेक्स्ट है बच्चों नाइजर सीड, वो तो हिंदी में से बोलते हैं, भारत में बोलते हैं राम तिल बोलते हैं, है ना, काले तिल बोलते हैं, आई थिंक ये होते हैं, ठीक है ना ये। और जो कमर्शियल क्रॉप है वो सारे बच्चों को पता है, कोपरा किसको बोलते हैं, गोले को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, नारियल को नहीं, गोले को। नारियल तो वो तो पानी वाला, गोला होता है जो सूखा वाला होता है, बिल्कुल हाँ। शुगर केन और कॉटन और रो जूट, तो ये सारी चीज क्या होती है, इन सारी चीजों पे बच्चों हमारी गवर्नमेंट किसकी रिकमेंडेशन पे, सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे क्या करती है बच्चों, एमएसपी रिलीज करती है। और कौन सी कमेटी है वो सीएसीपी कमेटी, कौन सी है बोलो ना, हाँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। बात समझ में आई बच्चों, हाँ जी। तो कितनी, 7 सीरियल्स हो गए, 5 पल्सेस हो गई, 7 ऑयल सीड हो गए और 4 कमर्शियल क्रॉप हो गई। ओवरऑल अगर आप चाहो तो इन्हें ऐसे कर सकते हो, 22+1 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक शुगर केन उस पे एफआरपी रिलीज होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। आप नीचे देख सकते हो, एमएसपी फॉर शुगर केन इज एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। बात समझ में आती है। चलो नेक्स्ट है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। नमन भैया हम समझ में नहीं पा रहे यार, इसका ये चैप्टर का मतलब ये टॉपिक्स का फ्लो क्या चल रहा है, बेटा फ्लो चल रहा है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेजर्स टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। मेजर्स पढ़ रहे हैं ना, पहला हमने क्या पढ़ा उसमें, रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा क्या पढ़ा हमने उसमें, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और चौथा क्या पढ़ा हमने, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहला तो क्या था, एमएसपी, दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक।
क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। सारे बच्चों समझो, इधर देखो, गवर्नमेंट एमएसपी रिलीज करती है, क्या करती है? और एमएसपी एक गारंटी होती है, क्या होती है? कि अगर भाई आपका प्रोडक्ट नहीं बिका मार्केट में, तो जो ये ऑफर प्राइस है इस पे आके हमें बेचने का। तुम बोलोगे जी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये देखो दूसरा क्या करेगी? बफर स्टॉक बनाएगी। क्या बनाएगी? बफर स्टॉक बनाएगी। और भारत के अंदर एक संस्था होती है एफसीआई। कौन होती है? नाम तो सुना ही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये क्या करती है? बफर स्टॉक मेंटेन करती है। तुम बोलोगे कि सरकार एमएसपी रिलीज करती है और एमएसपी रिलीज करने के बाद अगर नहीं बिकता तो क्या होता है? वो जो बंदा है वो गवर्नमेंट को बेच के आ सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक क्या करती है? मेंटेन करती है। इसकी कहानी बनवा रहा हूं आपको, पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं। तुम बोलोगे जी गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्यों बनाती है? नीचे वाला देख लो, तीसरा, पीडीएस के लिए। किसके लिए? पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हालांकि बच्चों बहुत धांधलेबाजी भी होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, है ना। वो क्या रहता है कि जो ये राशन वाले होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो फिर भी काफी हद तक सुधर गया चीजें, है ना, जो सिस्टम है काफी हद तक सुधर गया। लेकिन वरना क्या, आपने नायक मूवी देखी होगी, एक तो वो तौल में कम देते थे, है ना, अंडरवेट प्रोडक्ट देते थे। मान लिया बोला था 5 किलो, दिया कम ही दिया, 3 ही किलो दिया, 3.5 किलो दिया, है ना। दूसरा क्या था, उधर से आए बढ़िया क्वालिटी के, हाँ यहाँ दिए इन्होंने क्या, अच्छा वो तो बेचते किसको? जो मार्केट है, मार्केट में किसको बेच दिए? ट्रेडर को बेच दिए, बढ़िया क्वालिटी वाले, और उससे क्या कर खरीद लिए, हाँ, और वो किसको बांटे? जनता को बांटते हैं। यहाँ ऐसी दिक्कत रहती है। अरे जनता को भी वो पागल बनाते हैं कई बार, बोले आज नहीं है कल आना, अब तो रात हो गई, ठीक है ना, अब तो चलने का टाइम हो गया, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, तो लोग गए तो उधर से वापस आ गए, कल आया, अभी तुम्हारा नंबर नहीं, अभी लाइन में लग जाओ, वो फिर चला गया। इंसान ऐसे 2-3 बार जाएगा तो ऐसे सोचेगा मिलता था नहीं, अब जाके कहीं ऐसे टाइम फूटी करना, टाइम वेस्ट करना, अपने घर पे जाओ, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं। अरे कुछ वो क्या है, लंबी लंबी लाइनें लगती है तो उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, तो इस तरह की क्या रहती है, दिक्कतें रहती है ना। बुरा मतलब अजीबोगरीब क्या करते हैं, उनके साथ बर्ताव करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले तो बहुत बड़े स्केल पे ऐसा होता था, अभी तो फिर भी क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा तुमने देखा होगा पास्ट में, अगर तुम देखो 10 साल पहले की, अगर मैं बात बताऊं आपको, 10-12 साल पहले की बात है, तो ये जितने भी जो सरकारी गल्ले की जो दुकान होती थी, इनमें बड़ा अंधेरा होता था, और उसका रीजन देते थे, हाँ अंधेरा होता था। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे घर के बगल में वो जो हमारी दुकान के सामने गली है, उसमें है कितना, है था ना एक राशन वाला, और वो कितना उस गली में ऑलरेडी कितना अंधेरा रहता है, और फिर उसकी उसमें दुकान में कितना अंधेरा। उसका वो रीजन देते थे कि भाई मिट्टी का तेल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं ले सकते, है ना, वो नहीं जला सकते, मोमबत्ती नहीं जला सकते, तो रिस्क है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत अपने घर से ला करके बैटरी की कुछ तो लाइट जला दो, कुछ तो कर सकते हो, जो क्या हो जाए, थोड़ा चांदना हो जाए, है ना। तो उसमें उसकी आड़ में वो क्या करते थे, वो हाँ तौल में एक तो फर्क करते थे, दूसरा मान ले जैसे वो मिट्टी का तेल दे रहे हैं, तो मिट्टी का वो जिसमें जिसमें वो मेजर करते थे, है ना, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है, इधर से नापो चाहे इधर से नापो, वो 2.5 लीटर ही होता था 5 लीटर में, चाहे ऊपर से नापो चाहे नीचे से नापो, तो दिखाने में 5 लीटर है वो, लेकिन उसमें नीचे से कोन रहता था, हाँ पिरामिड नहीं कोन, ठीक है ना। तो वो चाहे ऊपर से नाप लो चाहे नीचे से नापो, उल्टा करके तो 2.5 लीटर ही आना है, दिखाने के लिए 5 लीटर है, तो इस तरह की दिक्कतें रहती थी, ठीक है ना। तो अभी तो फिर भी बच्चों काफी हद तक सुधर गया ये सिस्टम। खैर, अपने को क्या पढ़ना है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी लेकर के आया, जहां पे एमएसपी रिलीज करती है। एमएसपी की वजह से फिर बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है हमें, और जब बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं तो सरकार ऐसे कोई ना, मोदी जी खाएंगे वो सारा सामान जितना भी बफर स्टॉक लगाया, जनता को ही बांटेंगे, जनता की भलाई के लिए, तो पीडीएस सिस्टम। तो तुम इसको ऐसे याद रखोगे, बोलो ना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए 4 हेडिंग पढ़ी अभी तक हमने। रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, चौथा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 चीजें पढ़ चुके हैं। पहला एमएसपी, एमएसपी की वजह से सरकार को क्या लगाना पड़ रहा है, बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है, और तीसरा जब बफर स्टॉक मेंटेन किया तो फिर उसको जनता में बांटेंगे पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे बच्चों 2 कार्ड होल्डर होते हैं पीडीएस में, एक तो बीपीएल कार्ड होल्डर और दूसरे एपीएल कार्ड होल्डर। ये पता है आपको कौन होते हैं बीपीएल और एपीएल? बीपीएल होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं, ये येलो कार्ड आपने देखा होगा, राशन कार्ड जिसको बोलते हैं,
ठीक है ना। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को तो बंद कर दी है, वो उसमें रिक्वायरमेंट लिमिट लगाई है, गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा है कि अगर तुम्हारे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मकान तुम्हारे नाम है तो तुम्हारा नहीं बन सकता इस तरीके से। तो उनमें भी 2 कैटेगरी रहती है, एक बीपीएल और एपीएल। जो लोग गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं अपना, उनको बीपीएल कार्ड मिलता है। जो गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, बहुत वाहियात सा क्राइटेरिया है, ठीक है ना। आप जाओगे तो पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ लेना कि गवर्नमेंट गरीब किसको मानती है और अमीर किसको मानती है, ठीक है ना। नहीं नहीं, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं, बहुत वाहियात से लिमिट है, 1000 रुपए के आसपास की कुछ लिमिट है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो आदमी कमाता है तो गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट उसे क्या मानती है, अमीर मानती है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ जी। और ये मैं दिन की नहीं बात बता रहा हूँ, महीने की बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोलता है, जो मैं तो फिर भी 1000 तो मैंने ज्यादा बोला नंबर, 1000 से कम ही है, 900 के कुछ समथिंग है, ठीक है ना। तो उससे ज्यादा कोई कमाता है तो महीने में तो अमीर है। अब तुम देखो, ये तुम यहाँ पे लखपति करोड़पति बैठे हो, बिल्कुल ठीक है। चलो जी सुनो बच्चों, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा तुम बोलोगे भैया वो एपीएल और बीपीएल कार्ड का फिर वो क्या रेलिवेंसी रहती है। बच्चों जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं उन्हें क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, और जो एपीएल कार्ड होल्डर होते हैं उन्हें कम क्वांटिटी मिलती है, ठीक है ना। क्या नमन भैया सारे लोग जो बीपीएल में नहीं है वो एपीएल में आएंगे? नहीं, एपीएल में रहने का भी क्या है क्राइटेरिया है, जो जैसा आप बता रहे थे अभी कुछ ऐसा करके कि आपके पास 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, मकान आपके नाम नहीं होना चाहिए, आपके घर में एसी नहीं होना चाहिए, कूलर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की क्या है कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हाँ चलो देखते हैं। वो कह रहा है कि घर की हालत जर्जर होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई परचेजेस व्हीट। वो क्या परचेज करते हैं? व्हीट परचेज करते हैं और राइस परचेज करते हैं फार्मर से टू मेंटेन बफर स्टॉक। क्या मेंटेन करने के लिए? बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। बफर स्टॉक कब मेंटेन किया जाता है? जिस साल में क्या हो, सरप्लस प्रोडक्शन हो। बताना क्यों भाई? बफर स्टॉक तो जब भी लगाएंगे ना जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर कम प्रोडक्शन हुआ तो फिर तो कंजप्शन पर्पस में नहीं आएगा वो। ऐसे कोई ना है कि उधर तो लोग भूखे मर रहे हैं, नहीं नहीं पहले हम क्या लगाएंगे, स्टॉक लगाएंगे, ऐसे कोई ना होगा। तो दैट्स व्हाई वो बोल रहा है कि जिस साल में सरप्लस प्रोडक्शन होता है एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग शॉर्टेज। और फिर इसको कब यूज किया जाता है? या तो शॉर्टेज के टाइम पे यूज किया जाता है, या नॉर्मली अगर यूज करते हैं तो पीडीएस में यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू इंश्योर रेगुलरिटी इन सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। बफर स्टॉक बनाने का फायदा है कि ये है कि इससे एक तो सप्लाई क्या रहती है, रेगुलर रहती है थ्रू आउट द ईयर, है ना। कोई भी क्या नहीं रहता वहां पे, ऐसा नहीं रहता है कि सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो गई। जब भी क्या होगी, सप्लाई कम होगी, फेमाइन वगैरह होगा, कुछ ड्रॉट पड़ जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इधर जो हमने स्टॉक मेंटेन करके रखा है वो रिलीज कर देंगे। और इससे बच्चों प्राइस फ्लक्चुएशन भी नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? अगर मान लिया सप्लाई नहीं हुई और डिमांड होते जा रही है तो चीजों के प्राइस बढ़ेंगे ना। तो अगर क्योंकि हमने यहाँ पे जब हम मार्केट में डिमांड होएगी, हम यहाँ से क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। तो प्राइस में स्टेबिलिटी, जो फ्लक्चुएशंस है ना वो तो हट जाते हैं और स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है? स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पीडीएस, बोले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये देखो, ये अंकल देखो ऐसे ही क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसे बांटते हैं कि नहीं बांटते? चलो हाँ जी, public distribution system. The public distribution system in our country operates through a network of ration shop. कह रहे कि पीडीएस का जो सिस्टम चलता है हमारे देश के अंदर वो किसके नेटवर्क के थ्रू चलता है? राशन शॉप के नेटवर्क के थ्रू चलता है। और फेयर प्राइस शॉप ये किसके थ्रू चलता है? या तो इन्हें राशन शॉप बोलो या फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें, जैसे अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं जो 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो है वो मात्र 2 या 3 रुपए किलो मिलता है, सस्ते दाम में मिलता है। हाँ आप तो कह रहे हैं कि फ्री में मिल रहे, इलेक्शन है वो खैर अलग बात है। इनफैक्ट क्वांटिटी भी क्या मिल रही होगी, ज्यादा मिल रही होगी। इलेक्शन तक तो मिलेगी बिल्कुल। अच्छा अरे ऐसा भी है, वैसे तो महीने में एक बार मिलता है, तो अभी 2-2 बार भी, 15 दिन में एक बार, ठीक है ना। तो महीने में 2-2 बार, तो भैया लोगों को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना। फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है कि देखो मोदी जी भी चालाक बहुत है, ठीक है ना। क्या कहे कि इंसान ना मोदी जी को मान लिया गाली देता है और राशन खाता है किसका, सरकार का। और मोदी जी ने क्या किया, वो जो राशन का जो बड़ा सा जो थैला होता है उस पर अपना बड़ा बड़ा फोटो लगाया, तो इंसान उसे ऐसे ऐसे रख के जाता है कंधे पे, ठीक है ना, पीछे लटका के जाता है। तो मोदी जी को कह रहे हैं कि कंधे पे बिठा रखा है और मोदी को गाली दे रहा है। तो देखो मतलब लोगों को, लोग ऐसा है ना कि कितना
तुम समझोगे नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज नहीं है ये, है ना। कोई भी बंदा अगर ऐसे कहता है मोदी को उल्टी सीधी, मोदी जी को कैसा बोलता है, तो बाकी दूसरे लोग बोलते हैं अच्छा देख भाई देख, मोदी जी को बैठा के तो रखा तूने कंधे पे, ठीक है ना, जरा ऐसे कंधे पे रख के लेके जरा राशन राशन उनका पी रहा है तू, है ना, खा रहा है, और क्या कर रहा है उन्हें क्या दे रहा है, गाली दे रहा है। बहुत होशियार है मोदी जी, ठीक है ना। खैर पी तो वो अपने घर का पानी रहा होगा, खा ही रहा है मोदी जी का तो। फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर एसेंशियल कमोडिटीज, वो क्या ऑफर करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज ऑफर करते हैं, लाइक वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। और पैसे अगर छुट्टे नहीं होते माचिस भी बांट देते हैं, ठीक है ना भाई। केरोसिन ऑयल अगर तुम अभी यूज करोगे उसके लिए माचिस ले जाए ना, अब बंद कर दिया। रिफाइंड मिट्टी का तेल नहीं देते हैं, अच्छा। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और रहती है यहाँ पे, पता है एक और क्या धांधलेबाजी होती थी। जैसे मान लिया किसी बंदे को ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, समझ रहे हो आप, ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट, मान लिया उसको वीट चाहिए, क्या चाहिए, और उसकी बेटी की शादी है तो उसे वीट ज्यादा चाहिए, तो वो बोलता है कि भाई देख क्या करें, वैसे तो मेरे को कितना मिलता है, 5 किलो मिलता है, लेट सपोज मैं अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूं, 5 किलो मिलता है, तो एक काम करना तू मेरे को ना 50 किलो दे दे, कितना दे दे, 50 किलो दे दे, ठीक है ना। तो अब मैं तेरे को ना 10 रुपए किलो के भाव में दूंगा, वैसे गवर्नमेंट तो 2 रुपए किलो में दे रही है, मैं तुझे बाकी जो 5 किलो के एक्स्ट्रा तू देगा ना 45 केजी का, मैं 10 के भाव में तेरे को दूंगा। तो अब वो गरीबों का हक मार के, ध्यान से समझना, जो बेचारे जो गरीब लोग आ रहे हैं लेने के लिए, उन्हें तो बोलते हैं अम्मा अभी नहीं है, अभी खत्म हो गया, या तुम्हारा इस बार नहीं आया, या ये है वो है, उन्हें बोल के उन्हें भगा दिया, उन्हें उनके साथ बदतमीजी वगैरह करके, और उनके जो हक का था वो किसको बेचा, जिसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी की जरूरत थी वो उसको बेचा। तुम बोलोगे उसे क्या फायदा हुआ और लेने वाले को क्या फायदा हुआ। हाँ, जो वो जिसे जो राशन जो डीलर था जिसे कुछ मिलना नहीं था, उसे तो क्या मिल गया, एक्स्ट्रा प्राइस मिला भाई, उसे तो 8 रुपए का क्या मिला, एक्स्ट्रा प्राइस मिला, और वो उसके घर पे जाएगा। अच्छा जो लेने वाला था उसने क्यों लिया, मार्केट में कितने का मिल रहा है, 25 रुपए के भाव में मिल रहा है, वहां से कितने का लेके आ रहा है, 10 रुपए में, 15 का फायदा उसे हो रहा है ना। हक किसका मर रहा है, गरीब का, और फायदा कौन ले रहा है, जिसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी चाहिए या बाकी जो डीलर है। तो इस तरह की भी धांधलेबाजी होती थी यहाँ पे। तो कह रहे कि फेयर प्राइस शॉप एसेंशियल कमोडिटी ऑफर करती है, वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। बच्चे बोल रहे केरोसिन बंद कर दिया इन्होंने, एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, और किस रेट पे देते हैं, मार्केट प्राइस से कम पे, टू द किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। वो कह रहे दीज इंस्ट्रूमेंट्स एम टू प्रोटेक्ट द इनकम ऑफ फार्मर। ये पॉलिसी लेके आने से एक तो फार्मर की इनकम को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। भाई फार्मर को जो कम भाव मिल रहे थे उनको बराबर से दाम मिल रहे, कोई नहीं खरीदता तो जाके किसको बेच रहे हैं, वो सरकार को बेच रहे हैं, गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। एंड टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर, और क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में वो क्या कर रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे, मतलब घटा करके रेट पर क्या दे रहे हैं, वो बाकी जनता को क्या कर रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों दोनों ही एंड पे सरकार नुकसान उठा रही है कि नहीं उठा रही है, सस्ता सामान महंगे में खरीद रही है, और जो महंगे में खरीदा हुआ सामान है उसे बहुत सस्ते में या फ्री के बराबर बेच रही है। तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट अपने खजाने से देती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से। जो लोग पैसा किस में देते हैं, टैक्स के रूप में देते हैं गवर्नमेंट को। ये हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज करती है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है कि किसानों से महंगे में खरीदना और जनता को, आम जनता को, कंज्यूमर को सस्ते में देना, तो ये वेलफेयर एक्टिविटी है। क्या है, वेलफेयर एक्टिविटी है। और इसमें पैसा खर्च होता है, आते हुए भी पैसा खर्च होता है क्योंकि सस्ती चीज महंगे में खरीद रही है, और जाते हुए क्यों होता है नुकसान, क्योंकि महंगी चीज बहुत बिल्कुल नॉमिनल रेट में सस्ते में बेच रही है। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या हुआ, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहले हमने प्रॉब्लम देखी, पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखा हमने कि क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम देखी, क्या है प्रॉब्लम, और फिर हमने उसके सॉल्यूशन देखे, ठीक है ना। अब एक और टॉपिक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर ही चल रहा है टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। ये तो हुआ ही, जो हुआ सरकार ने जो भी कदम उठाए ये तो हुए ही है, लेकिन और क्या क्या हुआ, है ना, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या मार्केट में चेंजेस हुआ, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, जिनसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो वो बोल रहा है बच्चों, पहला क्या हुआ यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट।
यहाँ पे किसका जन्म हुआ, किसको क्या ओरिजिनेट हुई, जो फार्मर्स मार्केट थी उन्हें क्या किया गया, ओरिजिनेट किया गया। ठीक है ना। जैसे कि ये कौन से वाला सिस्टम है, मंडी सिस्टम है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वहां पे तो रेगुलेशन लेके आया था, क्या लेके आया था, ये मंडी सिस्टम लेके आया। क्या लेके आया, मंडी सिस्टम। देखो, फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम्स इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स। ये किस टाइप की मंडी बनाई गई, ये इस तरह की मंडी बनाई गई जहां पे फार्मर डायरेक्टली किसको बेच सकता है, अपना प्रोड्यूस, कंज्यूमर को बेच सकता है। किसको बेच सकता है, कंज्यूमर को बेच सकता है। ठीक है ना। अब तुम देखो, मान लो बीच में जो ट्रेडर्स है उनको ना बेच करके कंज्यूमर को बेच रहा है अगर फार्मर, तो उसको पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अदरवाइज वो जो पहले जो पैसा कमा रहा था फार्मर, वो किसके साथ भी शेयर हो रहा था, जो ट्रेडर थे बीच में, जो आड़ती टाइप के जो लोग थे। से यस और नो। अब डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा तो सिंपल सी बात है, बीच में से मिडिल मैन हट गए। कौन हट गए, तो जो फार्मर है, फार्मर की इनकम क्या हुई, ज्यादा हुई। एज अ रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर मार्केट वाज स्टार्टेड। तो क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचने की कुछ प्रक्रिया चालू की गई, जिसकी वजह से कौन सा कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, फार्मर मार्केट करके एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया, टू गिव बूस्ट टू द स्मॉल फार्मर, जिसने किसको एनकरेज किया, स्मॉल फार्मर्स को, बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर। जिन्हें डायरेक्ट एक्सेस किसका दे दिया, कंज्यूमर का। मतलब एक प्लेस ऐसा बना दिया जहां पे सीधा फार्मर आ सकते हैं और सीधा कंज्यूमर आ सकते हैं, और वो आपस में क्या कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन, और किसको एलिमिनेट कर दिया, मिडिलमैन को। इस तरह के कुछ एग्जांपल है बच्चों, कई बार पूछ लेता है कि बताओ ये कौन से उसमें स्टेट में है। ठीक है ना। यहाँ पे नाम देगा तो 3 4 5 इन्होंने नाम बताया। यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी इन पंजाब। पंजाब में इस तरह की जो मंडी चलाई गई ना, उनका नाम क्या था, अपनी मंडी। वो ऐसे पूछेगा कि अपनी मंडी कहाँ पे चलती थी, तो आपको बताना पड़ेगा पंजाब में। अच्छा, और कहाँ पे चलती थी, हरियाणा में और राजस्थान में। 3 स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में, ये जो कॉन्सेप्ट है किस नाम से चलता था, अपनी मंडी के नाम से। अच्छा, पुणे में आज भी चलती है ये बच्चों, पुणे में चलती है हड़सपुर मंडी। कौन सी मंडी चलती है, हड़सपुर मंडी। रायतू बाजार चलते हैं कहाँ पे, ये रायतू बाजार कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स या जो फ्रूट मार्केट्स होती है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। बात समझ में आ रही है। वंस अगेन, अपनी मंडी कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। दूसरा, हड़सपुर मंडी पूना में। रायतू बाजार आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ये रायतू बाजार कौन से होते हैं, जहाँ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट को रायतू बाजार बोलते हैं। और लास्ट है बच्चों, उजावर सैंडीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में उजावर सैंडीज। ठीक है ना। तो वंस अगेन सारे बच्चे बोलिएगा। फर्स्ट वन इज अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरा, हड़सपुर मंडी कहाँ पे, पूना में। तीसरा, रायतू बाजार कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ये वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है। और चौथा, उजावर सैंडीज कहाँ पे, तमिलनाडु। ठीक है ना। तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक तो क्या हुआ, फार्मर मार्केट करके एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया है ना। ये इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव्स है, क्या है, जो अभी क्या हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है ना। और भी ऑप्शंस है, मतलब और भी ये क्या है, यहाँ पे नई नई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। इसी चीज को लेकर के तो सारा रोना था, जो किसानों ने इतने बड़े बड़े क्या किए, प्रोटेस्ट किए। वो कह रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि देखो, हम तुम्हारा अलायंस, यानी कि तुम्हारा मिलन, तुम्हारा संगम किससे करा देंगे, डायरेक्ट किससे कराएंगे, प्रोडक्शन यूनिट से कराएंगे, मैन्युफैक्चरर से कराएंगे, जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज है। अब वो तुम्हारे और उनके बीच की बात है, वो जैसी रिक्वायरमेंट चाहते हैं, तुम उसी टाइप का वो तुम्हारे से क्या कराएंगे, डायरेक्टली प्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है ना। और तुम्हें वो क्या देंगे, अच्छे रेट देंगे, बीच के सब मिडिलमैन खत्म कर देंगे, और सीधा तुम किसको बेचो, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी को। कि जैसे इनको कि नेशनल और मल्टीनेशनल, जैसे फार्मर को बोले कि तुम्हें मैकडी से लिंक करा देंगे, केएफसी से लिंक करा देंगे, डोमिनोज से लिंक करा देंगे। ठीक है ना। ये जो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि भाई तुम्हें इस स्टैंडर्ड साइज का क्या चाहिए, आलू चाहिए, या मान लो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए कि उसकी प्रॉपर क्या है रिक्वायरमेंट है उनकी, या टमाटो का प्रॉपर क्या है साइज है, तो वो वगैरह। तो वो रिक्वायरमेंट बताएंगे और तुम उन्हें बेचना, वो तुम्हें अच्छे रेट देंगे, और पहले क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस चीज को लेकर के फार्मर ने खैर बाद में क्या भी किए थे, प्रोटेस्ट भी किए थे कि भाई नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम वहां से उनसे डील नहीं कर सकते, उनके पास तो लीगल टीम है, उनके पास प्रोफेशनल है, मार्केटिंग टीम है, हम क्या सीधा अंबानी जी से, बाकी अडानी जी लोगों से मिलेंगे, है ना, हमारी कोई नहीं सुनेगा, ये वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें थी उसमें। ठीक है ना। तो एक ये क्या हुए, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स आए।
इनको देखना है, ठीक है ना। सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद फार्मर्स। कह रहे कि बहुत सारी जो नेशनल और जो मल्टीनेशनल कौन थे, फास्ट फूड चेन्स थी, वो इंक्रीज हो रही थी और वो किसके साथ एंटर कर रहे थे, फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे। दे एनकरेज द फार्मर टू कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी। हाँ, फार्मर को क्या किया गया, एनकरेज किया गया कि आप क्या करो, आप वही क्वालिटी प्रोड्यूस करो जो डिजायर्ड है। डिजायर्ड किसके एंगल से, जो फैक्ट्री वाले, जो एमएनसीज या नेशनल और मल्टीनेशनल जो जायंट्स थे, उनके जो वो चाहते हैं वो प्रोड्यूस करो आप। दे प्रोवाइड देम विद नॉट ओनली सीड्स, वो तुम्हें केवल क्या ही नहीं देंगे, सीड्स वो अपने देंगे खुद, क्योंकि तुम लेके आओगे मार्केट से तो तुम्हें कोई क्या पता कोई गलत दे दे सीड, है ना। बाद में तुम बोलो जी बताओ हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो मेहनत ही तो कर सकते हैं, हम तो मार्केट से खरीद के लेके आए थे, अब ये जो जर्मिनेट हुआ जो भी है तुम्हारे पास है तुम ले लो इसे। तो इस चीज से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी थी वो क्या देते हैं, सीड भी देते थे एंड अदर इनपुट, या बाकी जो भी उस चीज को प्रोड्यूस करने के, क्योंकि उन्हें तो पता है कि इसको कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी इनपुट भी देते थे उन्हें फार्मर को। बट ऑल्सो एश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। वो कह रहे हैं कि हम आपको ये भी आश्वस्त करते हैं कि आपकी फसल को हम ही खरीदेंगे और वो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। और बच्चों तुम्हारे लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये जो प्री डिटरमाइंड वर्ड लिखे है ना, प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। किसानों ने बोला कि मान लिया आज जो टमाटर की मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा सप्लाई है और टमाटर बिक रहा है, जो ये लेंगे हमारे से, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो लेंगे 5 रुपए किलो लेंगे, मान लिया कितने रुपए किलो लेंगे, 5 रुपए किलो लेंगे। अब मान लीजिए जिस टाइम फसल होकर के आएगी उस टाइम मार्केट में टमाटर की क्या हो, सप्लाई ना हो, और उस टाइम पे टमाटर के रेट मार्केट में जैसे अभी तुमने देखा होगा 150-150 रुपए किलो तक चले गए, 200-200 रुपए किलो तक चले गए, 250-250 रुपए तक भी चले गए टमाटर। अब तुम देखो तो ये तो हमारे से प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीदेंगे, प्री डिसाइडेड प्राइसेस पे 5 रुपए किलो में। मार्केट में यार हम तो लूट जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मार्केट में बिक रहा टमाटर 250 रुपए किलो और ये खरीद लेंगे हमारे से कितने रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में। क्या हमारे माथे के कैपिटल सी लिखा हुआ है, बात समझ में? तो इस चीज को लेकर के इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। हालांकि एक एंगल से देखोगे तो फायदा भी है, फायदा भी है, ये तो नुकसान की बात हुई भाई। अगर फार्मर को ये चीज नहीं चाहिए थी तो उन्होंने तो क्या बोला, इसके अगेंस्ट में बोला कि हमें तो नुकसान है। फायदा ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट में उस टाइम पे इतनी सप्लाई हो कि फ्री में भी कोई टमाटर को उठाने के लिए तैयार ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो, लेकिन तुम्हें क्या है उस टाइम पे तुम्हें 5 रुपए किलो तुम्हारा बिक रहा है। लेकिन फार्मर का फिर ये कहना था कि जी जब महंगाई होगी मार्केट में तब तो ये खुश रहेंगे, हमारे से 5 रुपए किलो में खरीद लेंगे, तब तो ये खुशी खुशी से खरीद के लेके जाएंगे। लेकिन मार्केट में क्या होगा, सस्ता होगा, कोई फ्री में भी उठाने के लिए तैयार नहीं है 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में। उस टाइम पे इन्हें हमें 5 रुपए किलो देते हुए, 5 रुपए किलो का भाव देते हुए जोर पड़ेगा। और इनके पास तो लीगल टीम है, प्रोफेशनल टीम है, लॉयर है, इन्हें सब चीज पता है। हम तो बेचारे इनोसेंट क्या है, किसान है, हमारी कौन सुनेगा, हमारी तो कोई भी नहीं सुनने का। तो ये चीज थी, ठीक है ना। Such arrangements will help in reducing the price risk of farmer। तो कह रहे कि फार्मर का इससे क्या घटाया गया, प्राइस रिस्क घटाया गया। एक एंगल से घटाया गया प्राइस रिस्क, कौन से वाला, वो सस्ते वाले के, कि अगर मार्केट में रेट क्या होगा, सस्ता होगा तो इन्हें तो 5 रुपए के भाव में मिलेगा। एंड एक्सपेंड द मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट। और कह रहे कि इनके लिए क्या बढ़ा दी गई, अब मार्केट बढ़ा दी गई, ठीक है ना। जो फार्म प्रोडक्ट थे, जो फार्म प्रोड्यूस थे, उनके लिए मार्केट को क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया। क्योंकि सीधा एक्सेस किसको, इनका हाथ सीधा किससे मिलवा दिया, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी से। भाई देखो सिंपल सी बात है, सरकार तो ये बोलेगी भाई तुम्हारा टमाटर कोई फ्री में भी नहीं उठाने के लिए तैयार है, कोई 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो, तुम्हें तो 5 रुपए किलो फिर भी मिल रहे हैं। सरकार को कोई चीज लेके आनी तो सरकार तो इन्हें ऐसे बोल के सर्व करेगी। वो उन्हें नहीं चाहिए तो वो ये बोलेंगे जी तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि जी 2 रुपए किलो टमाटर रहेगा, टमाटर तो 250 रुपए किलो भी तो हो सकता है। तो ये तो हमारे से हम क्या है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो 5 रुपए किलो में ले जाएंगे हमारे से, मार्केट में कितने का बिक रहा, 250 रुपए किलो। तो बताओ मेहनत हमने करी, मजा कौन लेगा, ये लेंगे। तो ये चीज है, ठीक है ना। जैसे अब बच्चों क्या है कि ये, अब तुम बोलोगे कि भैया इसका एग्जांपल दे दो। हालांकि मैंने एग्जांपल दे दिया कि मैकडी वगैरह हो गई, डोमिनोज हो गए, कि इनसे क्या कर देंगे, आपको इनसे सीधा आपको कनेक्ट कर देंगे। तुम बोलोगे कि नमन भैया ये तो क्या करते हैं, ये तो फास्ट फूड चेन है, और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। कि हाँ बच्चों हो सकते हैं रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश में वो क्या बेचते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो बेचते हैं। हाँ तो वो कह रहे हैं कि हम अंबानी जी से आपको क्या करा देंगे, सीधा डायरेक्ट क्या करा देंगे, कनेक्ट करा देंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सारी चीजें, इस तरह के एग्जांपल आप लिख सकते हो, इनफैक्ट एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो,
ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम है बच्चों। हाँ जी, वाई म्यूचुअल फार्म, तो बोल रहे हैं, एक तो यहाँ पे इसने बोला बहुत हल्का दिख रहा है यहाँ पे, एक तो बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो फार्मर है, ये कौन है, फार्मर है, और ये कौन है, ये एक टाइप से इन्वेस्टर है, ये जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो इसके यहाँ पे बता रहे हैं म्यूचुअल फार्मिंग के क्या है। म्यूचुअल फार्मिंग समझते हो आप किसको बोलते हैं? म्यूचुअल फार्मिंग यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं बिजनेस फर्म्स के, यही जो मैं अभी समझा रहा था आपको, और फार्मर्स के। तो इसके बता रहा है कि म्यूचुअल फार्मिंग के फायदे क्या होते हैं, कि इसमें एक तो क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। क्या होती है? सारी चीजें पहले डिफाइंड रहती है। हार्वेस्टिंग एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेल्थ शेयरिंग, यहाँ पे क्या हो जाती है, वेल्थ क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। मतलब जो पैसा पहले बाकी मिडिल मैन को जा रहा था, अब वो किसके साथ शेयर हो गया, वो फार्मर के साथ क्या हो गया, शेयर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह के यहाँ पे कुछ ये बता रहे हैं कि बेनिफिट वगैरह इस चीज का। बिल्कुल। अभी तो दरअसल क्या है ना, हम इसे जो पढ़ रहे हैं ना, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। तो मैं इसके थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में आऊंगे ना, तो जॉब्स नहीं खत्म हो जाएगी इतनी सारी बीच में से, वो सारी चीजें। तो अभी लेकिन हम पॉजिटिव देख रहे हैं इसके। नेक्स्ट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको तानवा के बारे में पूछ सकता है कि तानवा क्या होता है। ठीक है ना, TANWA, इसका मतलब क्या है, स्टैंड फॉर तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। TAN फॉर तमिलनाडु और WA फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये क्या चीज है, ये बच्चों मैंने पहले नहीं ऐड किया था, ये मैंने इसी बार क्या किया है, ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है ना। तो आपका थोड़ा सा इस पे फोकस होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जी तानवा क्या होता है। सबसे पहले तो आप उसकी लॉन्ग फॉर्म में बताओगे, क्या, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि एग्रीकल्चर फील्ड में किसके पार्टिसिपेशन की बात की जा रही होगी, वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात की जा रही होगी, है ना, कि इनका पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वही बात है बिल्कुल बच्चों। दिस इज इनिशिएटेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस कॉन्सेप्ट को किसने एनकरेज किया, किसने इनिशिएट किया, शुरू किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, टू ट्रेन वुमेन इन एग्रीकल्चर, ताकि हम वुमेन को एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या कर सके, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा सके, तैयार कर सके, है ना, कि एग्रीकल्चर में नए नए इंप्रूवमेंट क्या हो रहे हैं वो चीज सिखा सके, और उनकी भी सहभागिता उसमें हो। ठीक है ना, विद मॉडर्न टेक्निक्स, है ना, वही चीज जो मैं बता रहा हूँ कि आपको, कि जो नई नई टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, तो प्रोसेसेस है, वो सिखाने के लिए। इट इंड्यूसेस वुमेन, इस कॉन्सेप्ट ने क्या किया, वुमेन को इंड्यूस किया टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, कि आप एक्टिवली क्या आ जाओ, पार्टिसिपेट करो, किसमें, इन रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, किसको इंक्रीज करने में, एनहांस करने में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, एंड फैमिली इनकम, और ताकि आप भी आपकी फैमिली का क्या बन सको, सहारा बन सको, और आपकी फैमिली इनकम को आप इंक्रीज कर सको। भाई जो मेल मेंबर कमा रहे हो तो कमा रहे, आपको हम सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और आप भी क्या करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और साथ में अपनी फैमिली की इनकम भी बढ़ाओ। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना रखे बस। नेक्स्ट है एक टॉपिक है हमारा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना। बाकी बच्चों अभी मौसम का कुछ पता नहीं है, 1-2 दिन की बारिश तो बता के रखी है, आने से पहले एक बार टेलीग्राम जरूर चेक करके आए आप। ठीक है ना, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।